Hello everyone, my name is Raza Tole and I am pursuing BTech from Arya Institute of Engineering, Technology and Management. Today I am delivering a topic of atomic structure spectrum. So इसमें हम कुछ पॉइंट्स को नोट करेंगे, जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की ओरिजिन को देखेंगे, ओरिजिन कहाँ से हुआ, फिर उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझेंगे, देन उसके बाद हम इसके टाइप्स देखेंगे और टाइप्स के बाद फिर कंक्लूजन। तो सबसे पहले इसकी ओरिजिन की बात करते हैं। तो ओरिजिन एक साइंटिस्ट है नील्स बोर, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस टाइप से था कि उन्होंने एक कंटेनर में कुछ गैस ली, एक कंटेनर था उसमें गैसेस दी, एक गैस दी। फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन को लेकर चलता हूँ, हाइड्रोजन गैस थी, उन्होंने गैस को एक कंटेनर में लिया और उसको हीट किया, उसको इन्होंने बर्न किया, हीट। जैसे ही हम इन हाइड्रोजन इस गैस को हीट करेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के वो भी हीट होते हैं, और हीट होने के बाद क्या होता है, इसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती है, कुछ रेडिएशंस निकलती है हीट होने के वजह से। तो जब इस रेडिएशन को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, किसी प्रिज्म से गुजारते हैं इस रेडिएशन को, तब क्या होता है, ये रेडिएशन व्हाइट रेडिएशन कुछ लाइट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी को अपन बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम कुछ इस टाइप से होता है, इसमें कुछ कलर्स होते हैं, जैसे वायलेट, विबग्योर नाम से जानते हैं, विबग्योर। ये कुछ कलर्स देखने को मिलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये इनकी वेवलेंथ के हिसाब से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन होती है और उस स्क्रीन में ये हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। तो ये तो हुई इसकी ओरिजिन। नील्स बोर ने हमें ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। अब उन्होंने इसका रीजन क्या दिया कि ये विबग्योर ये स्पेक्ट्रम बना क्यों, इसका रीजन दिया था उन्होंने कुछ इस टाइप से, इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो नील्स बोर थे उन्होंने हाइड्रोजन का एक एटम मॉलिक्यूल लिया, एटम लिया, ये उसका न्यूक्लियस हो, ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, देन ये इसकी सेकंड ऑर्बिट एंड देन ये इसकी थर्ड ऑर्बिट। ऐसे बहुत सारी ऑर्बिट हो सकती है। तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में मिलता है, ये लेते। अब क्या होता है, जैसे ही हम इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम जब हीट करते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोअर एक्साइड, ये ऑर्बिट क्या होता है, ये ऑर्बिट होता है लोअर एनर्जी लेवल। ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पर है अभी। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है, मतलब ये अपनी दूसरी ऑर्बिट में जंप कर जाता है। तो ये यहां से यहां पर जंप करेगा कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। फिर अब हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कभी भी हायर एनर्जी लेवल में स्टेबल नहीं रहता, उसको स्टेबल होने के लिए वो लोअर एनर्जी में आना पड़ता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए ये वापस से क्या करता है, अपने लोअर एनर्जी लेवल पर वापस से जंप करता है। तो जंप करने के साथ साथ ये क्या करता है, कुछ रेडिएशन को एमिट करता है, अब ये एमिट, अगर इस रेडिएशन को अगर आप प्रिज्म से देखते हैं तो वही एक स्पेक्ट्रम बनता है। बट उसमें तो क्या होता था, जब हम डायरेक्ट किसी रे को पास कराते हैं तो उससे हमारे को डायरेक्ट मतलब एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, बट इसमें कंटीन्यूअस नहीं मिल रहा था। नील्स बोर ने जब देखा तो उनको कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिला। यहाँ पर जो मिला स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम मिला उनको, ये था डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम।
डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और उसको लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से भी जाना है, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम इस नाम से भी स्पेक्ट्रम को जानते हैं। अब ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों है, इसके बारे में हम एक डेरिवेशन से समझेंगे। तो बस ये था इसका जो स्पेक्ट्रम बनने का रीजन। अब इसको चेक करने के लिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे जब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आता है तो वह कितनी एनर्जी इमिट करता है, पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए हमारा। दूसरा, वो किस वेवलेंथ का होता है, कितनी वेवलेंथ का होता है, मतलब कितनी वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम को इमिट करता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इन दोनों को हम डिराइव करेंगे। तो देख तो बात करते हैं, अगर मान लो कोई एनर्जी कोई इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस और ये कोई मॉलिक्यूल एटम, इसका ये इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां गया, ये इलेक्ट्रॉन ये n बराबर 1, ये n बराबर 1, ये लो हायर एनर्जी लेवल, इससे लोअर एनर्जी लेवल। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी के साथ चला जाएगा, लेकिन वापस जब ये आए, वापस ये अपने लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा तो कुछ एनर्जी को एमिट करेगा। तो वो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ एमिशन इक्वल्स टू हायर लेवल हायर ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी और लोअर एनर्जी ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं E n2 माइनस E n1। ये हमारे पास ये एनर्जी एमिशन आ जाएगा। कुछ इस टाइप का फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा। अब हमें पता है कि कोई भी, अब ये क्या होता है, जो एनर्जी आती है यहाँ से, जो एनर्जी एमिट होती है वो किसी फोटोन के रूप में निकलती है, फोटॉन्स की तरह निकलती है। मतलब उन्होंने फोटॉन्स ऐसे फोटॉन्स के रूप में आती है। तो इस फोटॉन की एनर्जी किसके बराबर होती है, एक फोटॉन की एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज इक्वल्स टू energy of photon is equals to hc upon lambda, where h is Planck constant and c is the speed of light and lambda is the wavelength of photon. Planck constant होता है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। c कितना होता है, c की एक कांस्टेंट टर्म होती है जो होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड एंड लैम्डा वो हर रेडिएशन की अलग-अलग होती है। मतलब वो डिपेंड करता है कि हम मतलब जो फोटोन निकला है वो किस एनर्जी लेवल तक रेडिएशन से निकला है, वो हम लैम्डा को निकालेंगे इस फॉर्मूले के द्वारा। तो हमें पता चल गया कि प्लांक कांस्टेंट hc अपॉन लैम्डा होता है, ये एनर्जी होती है फोटोन की। अब मैं अगर इस एनर्जी को hc अपॉन लैम्डा को मैं ये एमिशन एनर्जी के बराबर रखूं, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो मैं इसके बराबर रख सकता हूं इसको। तो hc अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू En2 माइनस En1। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब En2, अब हमें जो नील्स बोर्ड ने एक फॉर्मूला दिया था डायरेक्ट किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी लेवल बताने का, तो वो नील्स बोर का एनर्जी ऑर्बिट मतलब एनर्जी ऑफ अ ऑर्बिट, नील्स बोर ने दिया था हमें एनर्जी ऑफ अ ऑर्बिट इक्वल्स टू माइनस 13.6 into z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें नील्स बोर ने बताया था कि ये एक ऑर्बिट की एनर्जी हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एनर्जी इस
ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, देन इस ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद हम उसका डिफरेंस ले लेंगे जो कि वो एनर्जी इमिट हुई है उसकी एनर्जी के बराबर जो हो। तो चेकअप करते हैं एक बार हम इसको। तो फर्स्ट हम पहले n1 निकाल लेते हैं। n1 इक्वल्स टू -13.6 इनटू z। अब बात करते हैं z। हाइड्रोजन के लिए z कितना होगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन n। हाइड्रोजन के लिए हम हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए n बराबर 1 है। तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर -13.61। तो इसकी एनर्जी लेवल आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी आई है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकंड ऑर्बिट की निकालेंगे, जहां से वो जंप करके अपने स्टेबल ऑर्बिट में आता है, उसकी एनर्जी निकालेंगे। मतलब n बराबर 2 के लिए निकालेंगे। n बराबर 2 के लिए ऑर्बिट के लिए निकालना चाहेंगे तो जैसे En2 equals to -13.6 z square upon n square। अब z कितना होगा, वही z तो हाइड्रोजन के लिए सेम है, क्योंकि एटम थोड़ा ना चेंज किया हमने, तो z तो सेम होगा -13.6। तो z at 1 square, बट यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज होगा। ये n बराबर 2 के लिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो लिख लो 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं -13/4 -13.6/4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 16 3.4 तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है। माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन ये इसकी एनर्जी है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारी जो एनर्जी एमिट हुई है उसकी एनर्जी के बराबर होगा। अब हम इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो एनर्जी पहले मैं एनर्जी निकाल के दिखा दूंगा कितनी आई है, देन इसके बाद तो एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा E n2 माइनस E n1। E n2 कितना है माइनस का 3.4 माइनस 13.6 देन कितना हो जाएगा -3.4 प्लस 13.6 अप्रोक्सीमेट कितना जाएगा 12 3.6 है ना, तो 3 माइनस करेंगे 10 पॉइंट कुछ कर जाएगा 3 यहाँ से 0.6 यहाँ से, तो 10.2 समथिंग आ जाएगा, तो माइनस का 10.2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका एनर्जी डिफरेंस आ गया, मतलब इतनी एनर्जी की वह रेडिएशन निकाले। अब हमें एनर्जी से थोड़ी ना मतलब है, हमें तो स्पेक्ट्रम में क्या किससे मतलब होता है, वेवलेंथ से। तो हम इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो इस फॉर्मूले में हम एनर्जी डिफरेंस निकाल के प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे और लाइट ऑफ स्पीड रख देंगे, डायरेक्टली हमें लैम्डा की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो तो यहां से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्टली इसकी जितनी मतलब जिस वेवलेंथ की वो रेडिएशन एमिट करेगा उसकी वेवलेंथ हमें मिल जाएगी, और वो सारी की सारी जो रेडिएशंस होंगी वो सारी की सारी एक स्क्रीन पर शो होने लगेगी कुछ इस टाइप से। अब ये वेवलेंथ तो पर्टिकुलरली एक रेडिएशन की निकाली है, ऐसे बहुत सारी रेडिएशंस निकलती है। डिस्क्रीट में तो डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमारे पास कंटीन्यूअस नहीं होता, मतलब कंटीन्यूअस वेवलेंथ की नहीं मिलती। मतलब अगर मान लो एक वेवलेंथ आई हमारे पास, अगर आप इसकी वेवलेंथ निकालोगे तो इसकी वेवलेंथ एप्रोक्सीमेट 1200 समथिंग आएगी, 1216 हाँ 1216 इतनी वेवलेंथ की मिलेगी अगर आप निकालोगे। लेकिन जब n बराबर 3 से 1 में आएगा इलेक्ट्रॉन, n बराबर मान लो वो डायरेक्टली अगर इसको ज्यादा हीट दे देंगे तो n बराबर 3 में
बराबर 1 में आएगा तो वह कुछ एनर्जी इमिट करेगा और उस एनर्जी की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, कुछ अप्रोक्सीमेट अगर हम उसका निकालेंगे तो 960 समथिंग आएगा, 960 समथिंग। तो इतनी वेवलेंथ की, तो अब देखो आप इस वेवलेंथ में डिफरेंस देख पा रहे हो कि कंटीन्यूअस नहीं है वेवलेंथ। कंटीन्यूअस वेवलेंथ होती तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम देता, लेकिन ये है कंटीन्यूअस नहीं है, कंटीन्यूअस नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करें, हमें यहां से ये समझ आ गया कि ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनाता है इस वजह से। तो ये था हमारा। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ जल्दी। किस टाइप का एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता है वो हम देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम किस टाइप से बनती है, ये बराबर 1 के। अब ये एनर्जी लेवल दूसरा, ये n बराबर 2 यहाँ पे लेंगे, ये n बराबर 3 एंड देन थोड़ा सा शॉर्ट फिर करेंगे n बराबर 4 एंड फोन n बराबर इनफाइनाइट। ये लेवल है n बराबर इनफाइनाइट। अब हमने देखा था हाइड्रोजन के लिए अगर हम स्पेक्ट्रम बनाए, हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर कितना एनर्जी आया था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग आएगा। देन यहाँ पे निकालेंगे तो माइनस का 1.251 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। एंड जब n बराबर 4 के लिए निकालेंगे तो माइनस का 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग नियर बाय आएगा। मतलब एग्जैक्ट नहीं बताया मैंने, नियरली इतना ही उनकी एनर्जी मिलेगी हमें। अब ये एनर्जी कुछ इस टाइप से मान लो, अगर मान लो हम जब एनर्जी एमिट होती है, जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर n बराबर 2 से आता है 1 पर, n बराबर 3 से 1 पर आएगा तो ये रेडिएशन, n बराबर 4 से 1 पर आएगा तो कुछ इस टाइप से, और n बराबर इनफाइनाइट से आएगा। जब n बराबर 1 से आएगा तो हमें पता था कि कितनी वेवलेंथ की मिली थी, 1216। बट जब n बराबर इनफाइनाइट पर आएगा तो 911 वेवलेंथ की मिलेगी, मतलब कि मीटर नैनोमीटर, मतलब नैनोमीटर। हाँ, फिर उसके बाद ये n बराबर इनफाइनाइट हो गया। ऐसे ही अब ये जो स्पेक्ट्रम बना हमारा, जब n बराबर 1 पर आ रहा है, n बराबर 1 पर आ रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम इस टाइप से पहले और भी बनता है, जैसे n बराबर 2, n बराबर 3 से 2 पर आएगा, या फिर 4 से 2 पर, या फिर इनफाइनाइट से 2 पर। अब ये जो हमारा ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना, ये होता है विजिबल। और इसको जो बताया था वो बाल्मर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था बाल्मर स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं इसको, बाल्मर सीरीज बोल देते हैं, बाल्मर सीरीज। ये जो स्पेक्ट्रम होता है जब इलेक्ट्रॉन n बराबर हायर लेवल से n बराबर 2 पर आता है, तो वहां पर हमें जो रेडिएशन, जो वेवलेंथ मिलती है वो विजिबल की मिलती है, और विजिबल की वेवलेंथ समथिंग होती है 400 to 780 नैनोमीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ होती है। और कुछ इसी टाइप से हमारे पास बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स देखने को मिलते हैं, और इसी को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम था। आज की